एक पल के लिए इमेजिन करो कि हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। आओ अपनी आंखें बंद करें और आज की दुनिया को पीछे छोड़ दें, जिसमें ये भीड़ भाड़ वाले शहर और डिजिटल स्क्रीन है। हम सिर्फ 100 साल नहीं बल्कि 1500 साल से भी ज्यादा पीछे जा रहे हैं। हवा और साफ हो जाती है, नेचर की आवाजें और तेज हो जाती हैं और हम खुद को प्राचीन भारत के दिल में मगध किंगडम में पाते हैं। यह 5वीं शताब्दी ईस्वी है, नॉलेज और कल्चर का एक सुनहरा दौर। हमारे सामने एक शानदार नजारा है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो इतना ग्रैंड और फैला हुआ है कि लगता है जैसे आसमान छू रहा है। यह किसी राजा का महल या युद्ध का किला नहीं है, यह सीखने का एक मंदिर है। यह लेजेंडरी नालंदा यूनिवर्सिटी है। जैसे ही हम इसके मैजेस्टिक गेट्स से अंदर जाते हैं, हमें एक गहरी शांति और इंटेलेक्चुअल एनर्जी फील होती है। ग्राउंड्स बहुत बड़े हैं, ऊंची लाल ईंट की मॉनेस्ट्रीज, शांत मंदिर, कमल के फूलों से भरी शांत झीलें हैं। हम केसरिया कपड़े पहने मॉन्क्स को करीने से पक्की रास्तों पर चलते हुए देखते हैं। हर ग्रेट इंस्टीट्यूशन की एक शुरुआत होती है, एक बीज जिससे एक बड़ा पेड़ उगता है। नालंदा की स्थापना की कहानी प्राचीन भारत की उपजाऊ बौद्धिक मिट्टी में निहित है। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, एक फॉर्मल यूनिवर्सिटी या महाविहार में इसका ट्रांसफॉर्मेशन 5वीं शताब्दी में शुरू हुआ। नालंदा को एक ग्रैंड एजुकेशनल सेंटर के रूप में स्थापित करने का क्रेडिट गुप्त सम्राटों को दिया जाता है। किंग कुमारगुप्त प्रथम थे जिन्होंने इसकी नींव रखी। आर्ट साइंस लर्निंग उनके उत्तराधिकारियों ने पीढ़ियों तक इसे एक्सपैंड और एनरिच करना जारी रखा। नालंदा इतनी फेमस क्यों हुई? यह सिर्फ इसलिए नहीं था कि यह बड़ी थी, बल्कि इसलिए था क्योंकि इसकी एजुकेशन की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। यह सही मायने में एक मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी थी। इसने उस दौर के सबसे महान दिमागों को यहां आकर पढ़ाने के लिए अट्रैक्ट किया। एडमिशन प्रोसेस अपने आप में बहुत मुश्किल था। कहा जाता है कि मेन गेट पर एक द्वार पंडित या गेटकीपर स्कॉलर इच्छुक स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेता था। केवल वही लोग जिन्हें उसके चैलेंजिंग सवालों का जवाब आता था, उन्हें ही एंट्री मिलती थी। नालंदा की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। व्यापारियों, यात्रियों और तीर्थयात्रियों के मुंह से यह पूरी दुनिया में नॉलेज का सबसे बड़ा भंडार बन गई। उन्होंने उदार डोनेशन भेजे, नई मॉनेस्ट्रीज के कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट किया। नालंदा के पवित्र हॉल्स में लाइफ डिसिप्लिन, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम और स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक यूनिक ब्लेंड था। करिकुलम अविश्वसनीय रूप से डाइवर्स और कॉम्प्रिहेंसिव था, अपने समय से बहुत आगे। बौद्ध फिलॉसफी, खासकर महायान परंपरा का अध्ययन सेंट्रल था। यूनिवर्सिटी ने सेक्युलर सब्जेक्ट्स की एक बड़ी रेंज भी ऑफर की। लॉजिक, हेतु विद्या, ग्रामर और फिलोलॉजी, शब्द विद्या, मेडिसिन, चिकित्सा विद्या, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, फाइन आर्ट्स, स्टेटक्राफ्ट, वॉरफेयर। इस होलिस्टिक अप्रोच ने यह सुनिश्चित किया कि ग्रेजुएट्स सिर्फ मॉन्क्स नहीं थे। नालंदा के टीचर्स इसकी महानता के पिलर्स थे। वे सिर्फ इंस्ट्रक्टर्स नहीं थे, वे लिविंग लेजेंड्स थे। आर्यभट्ट, धर्मपाल, शीलभद्र, ये गुरु सीखने और सिखाने के लिए डेडिकेटेड एक सरल तपस्वी जीवन जीते थे। स्टूडेंट बॉडी फैकल्टी जितनी ही इंप्रेसिव थी। अपनी पीक पर नालंदा 10,000 से अधिक स्टूडेंट्स का घर था, जो अनऑर्गेनाइज्ड डॉर्मिटरीज में रहते थे। दिन सूर्योदय से पहले प्रेयर्स और मेडिटेशन के साथ शुरू होता था, जिसके बाद लेक्चर्स और स्टडी सेशंस होते थे जो पूरे दिन जारी रहते थे। नालंदा की सबसे शानदार विशेषताओं में से एक इसकी लेजेंडरी लाइब्रेरी थी, जिसे धर्मगंज या ट्रुथ का खजाना कहा जाता था। यह कोई एक बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि एक विशाल कॉम्प्लेक्स था। 3 मल्टी स्टोरीज लाइब्रेरीज थीं, रत्नासागर, रत्नौदधि, रत्नारंजक। रत्नासागर 9 मंजिला बताया जाता था और इसमें सबसे पवित्र और दुर्लभ मैन्यूस्क्रिप्ट्स थीं। इस लाइब्रेरी में सैकड़ों हजारों हाथ से लिखी पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स थीं। धर्म और रिलीजन, फिलॉसफी, साइंस, लिटरेचर और मेडिसिन तक। यह प्राचीन दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे कॉम्प्रिहेंसिव लाइब्रेरी थी। इतनी बड़ी लाइब्रेरी एक शक्तिशाली मैग्नेट की तरह काम करती थी, जो एशिया के हर कोने से स्कॉलर और नॉलेज चाहने वालों को आकर्षित करता था। चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के हिस्सों से स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स लंबी और खतरनाक यात्राएं करते थे। जुआनजांग, एक फेमस चीनी मॉन, वह 7वीं शताब्दी में आया और नालंदा में कई साल रहा। उसने चांसलर शीलभद्र के मार्गदर्शन में पढ़ाई की। उसके डिटेल्ड और विविड अकाउंट्स यूनिवर्सिटी के जीवन के अमूल्य स्रोत हैं, और वह अपने साथ 650 से अधिक टेक्स्ट्स लेकर चीन लौटा।
हर बड़ी कहानी में दुख के चैप्टर्स होते हैं और नालंदा की कहानी भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। लर्निंग के एक प्रतीक के रूप में 7 सदियों से अधिक फले फूले इस शानदार इंस्टीट्यूशन का एक दुखद और हिंसक अंत हुआ। नालंदा का पतन एक धीरे धीरे होने वाली प्रोसेस थी, जो गुप्त राजवंश के कमजोर होने और रॉयल पैट्रोनेज के बाद के नुकसान से जुड़ी थी। हालांकि अंतिम विनाशकारी झटका 1193 ईस्वी के आसपास बख्तियार खिलजी के नेतृत्व वाली सेना के आक्रमण से आया। विनाश के अकाउंट्स दिल दहला देने वाले हैं। खिलजी और उसकी सेना भव्य यूनिवर्सिटी को एक किलेबंद शहर समझकर एक क्रूर हमला किया। उन्होंने वहां रहने वाले हजारों मॉन्क्स और स्कॉलर्स पर कोई दया नहीं दिखाई, क्योंकि उन्हें मूर्ति पूजक माना जाता था। हमलावरों ने तोड़फोड़ की, निहत्थे निवासियों को मार डाला और बिल्डिंग्स को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया। महान शिक्षक, डेडिकेटेड स्टूडेंट्स, वे सभी जिन्होंने अपना जीवन शांति और नॉलेज के लिए समर्पित किया था, उन्हें बेरहमी से तलवार के घाट उतार दिया गया। यह सिर्फ लोगों पर हमला नहीं था, बल्कि विचार और विजडम की एक पूरी सिविलाइजेशन पर हमला था। नॉलेज का एक झरना हिंसक रूप से घुट रहा था। सबसे दुखद नुकसान महान लाइब्रेरी धर्मगंज का विनाश था। हमलावरों ने 3 विशाल लाइब्रेरी बिल्डिंग्स में आग लगा दी। सदियों तक सीखने का मैग्निफिसेंट शहर मिट्टी और ओब्लिवियन की परतों के नीचे दबा रहा। नालंदा का नाम सिर्फ तिब्बती और चीनी तीर्थयात्रियों जैसे ज्वानझांग के टेक्स्ट्स में ही बचा था। भारत में इसकी याद लोक कथाओं और किंवदंतियों के दायरे में फीकी पड़ गई थी। ऐसा लगा जैसे नींद खुलने पर एक बड़ा सपना भुला दिया गया हो। यह 19वीं शताब्दी तक नहीं था कि कहानी बदलने लगी। अंग्रेजों ने अपने औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत के पुरातात्विक अतीत में रुचि ली। ये अलेक्जेंडर कनिंघम नामक एक आर्कियोलॉजिस्ट था। ज्वानजांग के डिटेल्ड ट्रैवलॉग्स के मार्गदर्शन में 1861 में बिहार के बारगांव नामक गांव में मिट्टी के ढेर को खोए हुए नालंदा महाविहार के साइट के रूप में पहचाना। इस पहचान ने नालंदा की कहानी में एक नया चैप्टर शुरू किया, इसकी पुनर्खोज का चैप्टर। भारत के आर्कियोलॉजिकल सर्वे के तहत 1915 में व्यवस्थित खुदाई शुरू हुई और कई दशकों तक जारी रही। धीरे धीरे पेंसटेकिंग तरीके से धरती ने अपने राज उगलने शुरू कर दिए। जैसे जैसे आर्कियोलॉजिस्ट गहराई में खुदाई करते गए, नालंदा की भव्यता एक बार फिर सामने आई। 21वीं सदी में इस आइडिया ने एक नया रूप ले लिया है। शानदार अतीत से इंस्पायर्ड होकर भारत सरकार ने कई अन्य पूर्वी एशियाई देशों के सपोर्ट के साथ प्राचीन यूनिवर्सिटी को रिवाइव करने का फैसला किया। यह सिर्फ एक नई यूनिवर्सिटी का उद्घाटन नहीं था, यह एक प्राचीन लॉ को फिर से जलाना था।